अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चों, जब हम स्विच ऑन करते हैं तो आपने ऑब्ज़र्व किया होगा बल्ब ऑन हो जाता है, टीवी ऑन हो जाता है, या बहुत से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं। मिसाल के तौर पर जब हम स्विच ऑन करते हैं एक पंखे का तो पंखा भी घूमना शुरू हो जाता है, यानी कि वर्क शुरू कर देता है। तो एक्चुअली वो कौन सी एनर्जी है जिससे ये सब काम हो रहे होते हैं, और कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि इन तारों के ज़रिए फ़्लो करते हुए हमारे घरों में आती है और फिर हम इलेक्ट्रिक डिवाइसेस को यूज़ कर पाते हैं। तो नाम तो आपने सुना होगा, इलेक्ट्रिक करंट। आज का जो लेक्चर है बेसिकली वो इलेक्ट्रिक करंट के हवाले से है कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, किस तरीके से बनता है, कौन सी टाइप्स होती हैं। ओवरऑल इलेक्ट्रिक करंट के बारे में काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं बहुत ही बेसिक सी बात से। देखो बच्चों, सारा का सारा जो मैटर होता है उनका जो सबसे छोटा पार्टिकल पाया जाता है उसे हम एटम कहते हैं। और अगर आप एटम का स्ट्रक्चर देखो तो एटम के स्ट्रक्चर में एक चीज़ पाई जाती है जिसे कहते हैं न्यूक्लियस, जो कि सेंट्रल पार्ट होता है। इसमें प्रोटॉन पाया जाता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन पाया जाता है न्यूक्लियस के अंदर ही, और इस पर कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है, ये इतने काम की चीज़ नहीं जितनी काम की चीज़ हमारे पास इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन और एक सब पार्टिकल है जो कि रिवॉल्व करता है अराउंड न्यूक्लियस। और इलेक्ट्रॉन की ख़ास बात यह है कि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज पाया जाता है, यानी कि हर मैटर के अंदर एटम है और हर एटम का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिसे इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं, कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जैसे कि मेटल्स, उनके अंदर ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इस न्यूक्लियस के साथ ज़्यादा अटैच नहीं होते। ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को बड़ी थोड़ी सी एनर्जी देकर हम एटम से अलग कर सकते हैं, और जब कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी एटम की अट्रैक्शन से अलग हो जाता है तो ऐसे इलेक्ट्रॉन को आम लफ्ज़ों में कहा जाता है फ्री इलेक्ट्रॉन। हमारे जो इलेक्ट्रिक करंट का टॉपिक है ना, उसके लिए आपको फ्री इलेक्ट्रॉन को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन किसी एक एटम के न्यूक्लियस से अट्रैक्टेड है, मतलब वो आज़ाद नहीं है, लेकिन अगर उसे थोड़ी बहुत एनर्जी दी जाए और वो इलेक्ट्रॉन उस एटम की अट्रैक्शन से या उस न्यूक्लियस की अट्रैक्शन से बाहर चला जाए तो फिर उस इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो किसी भी कंडक्टर के अंदर मूव करते रहते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पर देखें, मिसाल के तौर पे ये एक तार का टुकड़ा है या मेटल का टुकड़ा है। उसके अंदर जो एटम्स के न्यूक्लियस हैं वो ये येलो कलर के नज़र आ रहे हैं, और ये जो मूव होते हुए आपको नज़र आ रहे हैं, मान लो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इलेक्ट्रॉन एक एटम से दूसरे एटम की तरफ बड़ी आज़ादी के साथ मूव कर रहे हैं, और इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को हम कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और अभी आप देख सकते हो कि इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं इसी तार के साथ कनेक्ट कर देता हूँ एक बैटरी, मैं इसको क्लिक करूँगा, ये एक बैटरी के साथ कनेक्ट होगा, और फिर आपने देखना है कि इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से मूव करेंगे। जैसे ही मैंने इसको बैटरी के साथ ज्वाइन कर दिया तो आपने देखा होगा बैटरी के दो टर्मिनल होते हैं। एक बैटरी का होता है नेगेटिव टर्मिनल और एक बैटरी का होता है पॉजिटिव टर्मिनल। ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर कि नेगेटिव चार्ज नेगेटिव को रिपेल करता है। तो जैसे ही मैंने इस कंडक्टर को इस बैटरी के साथ जोड़ा तो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल ने इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करना शुरू कर दिया। जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करा तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से दूर जाने लगे और पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव होना शुरू हो गए। अगर मैं डिस्कनेक्ट करता हूँ बैटरी को तो आप देखें सारे इलेक्ट्रॉन्स रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही हम बैटरी को कनेक्ट करते हैं तो सारे इलेक्ट्रॉन्स एक डायरेक्शन में बहना शुरू हो जाते हैं। और इसी फ्लो को एक्चुअली कहा जाता है, इसी फ्लो को कहा जाता है इलेक्ट्रिक करंट, जो कि ज़्यादा या कम हो सकता है। जैसे कि मैं अभी यहाँ पे स्लाइडर को मूव कराता हूँ तो आप देखें अभी जो फ्लो है वो स्लो डाउन हो गया, ठीक है। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा करंट बढ़ाता हूँ तो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ाने की वजह से आप देख सकते हैं कि जो फ्लो है वो भी इंक्रीज़ हो गया। इलेक्ट्रॉन्स तेज़ी के साथ नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रहे हैं। तो इसका मतलब यही जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है, सिंपल लफ्ज़ों में इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो अब अगर मैं इसकी डेफिनेशन बनाना चाहूँ कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है, तो देखो सबसे पहले द रेट ऑफ मोशन ऑफ चार्जेस इन अ कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर के अंदर जो चार्जेस का मोशन होता है उसका रेट, यानी कि तेज़ी जो होती है, उसे इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। अगर चार्जेस तेज़ी के साथ मूव कर रहे हैं तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक करंट ज़्यादा है। अगर चार्जेस स्लो मूव कर रहे हैं तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक करंट कम है। लेकिन प्रॉपर डेफिनेशन दूसरी वाली है। द स्ट्रेंथ ऑफ करंट इन अ कंडक्टर कैन बी डिफाइंड एज, अगर आपने मालूम करना है किसी कंडक्टर के अंदर करंट कितना है, इलेक्ट्रिक करंट कितना है, तो वो होगा द नंबर ऑफ कूलम्स ऑफ चार्जेस। हमें पता है चार्जेस का जो यूनिट होता है वो कूलम होता है। तो द नंबर ऑफ कूलम ऑफ चार्जेस
विच पास एनी सेक्शन ऑफ द कंडक्टर इन 1 सेकेंड। उन चार्जेस की तादाद जो कि किसी कंडक्टर के किसी एक हिस्से से, किसी एक सेक्शन से 1 सेकेंड में गुजरते हैं। तो 1 सेकेंड में चार्जेस के गुजरने की तादाद को कहा जाता है इलेक्ट्रिक करंट। अब या तो आप रेट से बात को समझ लो या आप 1 सेकेंड की बात समझ लो। अगर किसी सेक्शन से, किसी भी तार से 1 सेकेंड में 10 चार्जेस गुजर रहे हैं, 10 कूलम चार्ज गुजर रहा है, तो मैं बोलूँगा कि वहाँ पे करंट 10 एम्पियर है। अगर 1 सेकेंड में 1 कूलम चार्ज गुजर रहा है तो मैं बोलूँगा 1 एम्पियर करंट है। तो करंट होता है नंबर ऑफ कूलम्स ऑफ चार्जेस जो पास करते हैं किसी सेक्शन को, किसी हिस्से को एक कंडक्टर के इन 1 सेकेंड। और इसी बात को अगर मैथमेटिकली लिखें फॉर्मूले में, मतलब तो अगर मैं मान लूँ कि Q जो है वो चार्ज को जाहिर कर रहा है और वो t सेकेंड के अंदर गुजर रहे हैं, तो करंट को आमतौर पे I से जाहिर किया जाता है। I का क्या फार्मूला बनेगा? I का फार्मूला बनता है Q/T। कितने चार्ज गुजर रहे हैं उनको डिवाइड कर दो टाइम से, तो जो आंसर आएगा वो आंसर I होता है, और I मीन्स इलेक्ट्रिक करंट। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि चार्ज नापने का एक बड़ा आसान सा तरीका है। चार्ज बराबर होता है n मल्टीप्लाई बाय ई के। अब ये n मल्टीप्लाई बाय ई क्या वाला हो गया भाई? बात यह है कि ये जाहिर करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, मतलब कहीं पर चार्ज कितना है तो वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से पता लगता है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ई से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ई होता है एक कांस्टेंट विच इज़ चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज पाया जाता है उसे ई से जाहिर करते हैं। ये एक कांस्टेंट टर्म है जो कि होती है 1.6 10⁻⁻19 कूलम। यानी कहीं पर भी टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज कितना है उसका बड़ा आसान सा फार्मूला है, आप इस ई की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। कहीं पर अगर 5 इलेक्ट्रॉन है तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 इलेक्ट्रॉन है तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करो। जैसे ही मल्टीप्लाई कर दोगे तो चार्ज पता लग जाएगा। चार्ज का यूनिट होता है कूलम। अब उसी कूलम को जब हम डिवाइड कराएंगे कि वो चार्ज कितनी देर में गुजर रहे हैं किसी भी कंडक्टर के किसी हिस्से से, तो फिर जो हमें मालूम होगा उसे I से रिप्रेजेंट करते हैं, बट यही I जो है वो इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। तो किसी तार से कितने चार्जेस गुजरते हैं 1 सेकेंड में, उनकी तादाद को इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है। और इस इलेक्ट्रिक करंट को अगर आपने नापना है तो कोई ना कोई इसका यूनिट होना चाहिए, और इसका यूनिट होता है एम्पियर। आपने सुना होगा अपने घरों के अंदर कि 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, बल्कि मैं आपको एक आइडिया देता हूँ। आप अपने घर में स्विचेस होते हैं ना, बटन जो होते हैं ऑन ऑफ करने वाले, या सॉकेट लगे होते हैं जहाँ पे आप लोग प्लग वगैरह लगाते हैं, तो आम तौर पे उन स्विचेस के ऊपर भी लिखा हुआ होता है कि वो कितने एम्पियर करंट के लिए बने हैं। तो आप देखना आपको नज़र आएगा उसके ऊपर 10 एम्पियर लिखा हुआ नज़र आएगा, या 10 से ज़्यादा वाले भी लगे हो सकते हैं आपके घरों में, तो आपको पता लग जाएगा कि एम्पियर है। लेकिन आम तौर पे जो हम लोग प्रैक्टिकल्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं वो बहुत कम अमाउंट ऑफ करंट होता है, तो वो कम अमाउंट ऑफ करंट मिली एम्पियर में भी नापा जा सकता है, और बहुत ही कम है तो माइक्रो एम्पियर में भी नापा जा सकता है। ऐसा यूनिट तो आप समझ गए कि एम्पियर है, लेकिन मिली एम्पियर में भी नापते हैं और माइक्रो एम्पियर में भी नापते हैं। मिली और माइक्रो का क्या फ़र्क है? 1 मिली एम्पियर का मतलब होता है 10⁻³ एम्पियर, यानी 1 मिली एम्पियर का मतलब हो गया कि जो 1 एम्पियर करंट है उसका 1/1000वां हिस्सा। 1 एम्पियर को अगर आप 1000 से डिवाइड करोगे तो जो अमाउंट बचेगा वो 1 मिली एम्पियर कहलाएगा, जो कि जाहिर सी बात है बहुत कम करंट होता है। और इससे भी कम करंट हो सकता है माइक्रो एम्पियर में। माइक्रो एम्पियर का मतलब होता है 10⁻⁻6 एम्पियर, यानी जो 1 एम्पियर करंट है अगर उसको डिवाइड करा दूँ मैं 10 लाख से 10⁻6 से, तो जो आंसर आएगा वो माइक्रो एम्पियर का आएगा। तो बेसिकली अगर कोई क्वेश्चन आता है कि बताइए भाई व्हाट इज़ द ऐसा यूनिट, सो आपने याद रखना है ऐसा यूनिट तो एम्पियर है, बट मिली एम्पियर भी यूज़ होता है और माइक्रो एम्पियर भी, और दोनों ही बहुत ही छोटे अमाउंट ऑफ करंट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक हो गई बात? मैंने आपको बताया इलेक्ट्रिक करंट क्या है, मैंने आपको उसका फॉर्मूला बताया, मैंने आपको उसका यूनिट बताया। पर अब एक सवाल जहन के अंदर आता है कि आखिर ये इलेक्ट्रिक करंट किस डायरेक्शन में फ़्लो करता है। भाई मान लो कि ये हमारे पास एक बैटरी है, ठीक है, उस बैटरी का एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। ये आ गया हमारे पास एक कंडक्टर, एक तार का टुकड़ा, ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया सेल का, और हमने इस तार के टुकड़े को अपने सेल से ज्वाइन कर दिया। अब जैसे ही सेल से ज्वाइन करेंगे, सर्किट ओपन करेंगे, तो ये नेगेटिव टर्मिनल है, नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करता है, यानी कि नेगेटिव
इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है, धक्का देगा, और पॉजिटिव जो है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। बात समझ रहे हो? नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को धक्का देगा, रिपेल करेगा, और पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। नतीजे में क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक डायरेक्शन में मूव होना शुरू हो जाएंगे, और वो डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होगी? वो होगी नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। तो लॉजिक ये कहती है कि जो इलेक्ट्रिक करंट की सिमत होती है, डायरेक्शन होती है, वो कहाँ से कहाँ होती है? वो होती है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, और इस फ्लो की डायरेक्शन को कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट। इलेक्ट्रॉनिक करंट यानी कि जो कि इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है। बात समझ में आ गई कि इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन क्या है? इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव है। दिस इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक करंट। बट वेट अ मिनट, एक और डायरेक्शन भी होती है करंट की, और उसको भी समझ लेते हैं। मान लो ये वही सेल है, ठीक है, ये वही तार का टुकड़ा है, ये पॉजिटिव आ गया, नेगेटिव आ गया, हमने इसको ज्वाइन कर दिया तार की मदद से। अब अगर मैं बोलूं कि भाई चार्जेस पॉजिटिव फ्लो कर रहे हैं, नेगेटिव फ्लो नहीं कर रहे, तो आपको पता है पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा और नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। यानी कि अगर चार्जेस पॉजिटिव वाले फ्लो कर रहे हैं तो पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, नेगेटिव और पॉजिटिव को अपनी तरफ क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। इस फ्लो की डायरेक्शन को कहा जाता है कन्वेंशनल करंट। अब आप बोलोगे सर ये क्या बात कर दी आपने, शुरुआत आपने लेक्चर की थी ये कह के कि फ़्लो तो इलेक्ट्रॉन करते हैं और अभी आप पॉजिटिव चार्जेस को फ़्लो करा रहे हैं। तो बच्चों बात ऐसी है कि सारे जो रूल्स जो स्टडी किए गए थे ये इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी से पहले हुए थे, यानी इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर जितनी भी रिसर्च हुई थी ये इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी से पहले थी। तो पहले लोग ये समझते थे कि चार्जेस जो फ़्लो करते हैं वो पॉजिटिव चार्ज फ़्लो करते हैं, ठीक है। तो उन्होंने कंसिडर कर लिया कि जब पॉजिटिव चार्जेस फ़्लो करते हैं तो पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, नेगेटिव उन्हें अट्रैक्ट करेगा। तो वो ये कहते थे कि करंट फ्लो करता है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। लेकिन कई सालों के रिसर्च के बाद पता चला कि एक्चुअली जो फ्लो करते हैं चार्जेस वो नेगेटिव चार्जेस होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो फिर जो है वो कहा गया कि नहीं, जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो होती है वो एक्चुअली कहाँ से कहाँ होती है? वो नेगेटिव से पॉजिटिव होती है। लेकिन फिर वही बात है, दोनों डायरेक्शन हम सपोज कर सकते हैं। अगर आप पॉजिटिव चार्जेस को सपोज करके कर रहे हैं तो दिस इज़ नोन एज कन्वेंशनल करंट, और अगर एक्चुअल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को देखा जाए तो वो नेगेटिव से पॉजिटिव होता है, और दिस इज़ नोन एज इलेक्ट्रॉनिक करंट। तो पेपर में अगर आपसे डायरेक्शन पूछेंगे तो अगर इलेक्ट्रॉनिक करंट की पूछेंगे तो आप बोल दीजिएगा नेगेटिव से पॉजिटिव, और अगर कन्वेंशनल करंट बोलें या बोलेंगे पॉजिटिव चार्ज कहाँ से कहाँ फ्लो करता है तो वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ करता है। समझ में आ गई बात? दोनों की मैंने आपको बता दी डायरेक्शन, कन्वेंशनल की भी, इलेक्ट्रॉनिक की भी। तो इलेक्ट्रॉनिक करंट क्या है? वो करंट जो कि फ़्लो करता है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, तो इस वजह से उसे इलेक्ट्रॉनिक करंट कहते हैं। और कन्वेंशनल फ्लो करता है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। और कन्वेंशन से याद रखो, कन्वेंशन का मतलब होता है अपनी आसानी के लिए हमने डायरेक्शन सपोज की हुई है जो कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है। और मैं बना के भी दिखा देता हूँ दोबारा से फिगर। अगर बैटरी के नेगेटिव से करंट निकला, तारों से गुजरा और पॉजिटिव की तरफ पहुँचा, तो ऐसे फ्लो को हम इलेक्ट्रॉन फ्लो बोलेंगे। और अगर बैटरी के पॉजिटिव से करंट निकला, तारों से गुजरा और फिर नेगेटिव तरफ पहुंचा, तो इस डायरेक्शन को कन्वेंशनल करंट कहा जाता है। ठीक है भाई, अब मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया, मैंने आपको यूनिट बता दिया, डायरेक्शन बता दी। अब देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। दो टाइप के होते हैं इलेक्ट्रिक करंट। पहला कहलाता है डीसी। आप लोगों ने बहुत सुना होगा, सोलर वगैरह की जब बात करते हैं तो बोलते हैं डीसी, एसी, डीसी, तो ये आपने सुना होगा ना। और दूसरा कहलाता है ऑल्टरनेटिंग करंट, जिसे कहते हैं एसी। ठीक है ना, डीसी और एसी, इनमें डिफरेंस समझना है आपने। पहले समझ लो डायरेक्ट करंट, जिसको शॉर्ट में डीसी कहा जाता है, जो कि सोलर से आता है, जो कि रिमोट कंट्रोल के सेल से आता है, वो डायरेक्ट करंट होता है। इस करंट की ख़ास बात यह है कि यह हमेशा एक डायरेक्शन में फ़्लो करता है, और वो करंट जो एक ही डायरेक्शन में फ़्लो करे उसे कहते हैं डायरेक्ट करंट, यानी कि वो हमेशा एक ही सिम्त में बहता रहेगा। मैं आपको फिगर के ज़रिए समझाता हूँ। मान लो ये हमने कनेक्शन किया हुआ है एक बैटरी के थ्रू ना, और एक बल्ब जो है वो ऑन हुआ हुआ है, लेकिन इसके अंदर अगर हम जूम करके देखेंगे तारों के अंदर करंट किस सिम्त में बह रहा है, तो आप हमेशा देखेंगे कि मान लो कि करंट जो है वो इस सिम्त के अंदर फ्लो कर रहा है लगातार, ये अपनी डायरेक्शन को नहीं बदल रहा। तो एक ऐसा करंट जो अपनी डायरेक्शन को नहीं बदलता, लगातार एक ही सिम्त में बहता रहता है, उस करंट को कहते हैं डायरेक्ट करंट। और ये अपनी वैल्यू को भी नहीं बदलता। मान लो अगर मैंने 12 वोल्ट की बैटरी लगाई हुई है, ठीक है ना, तो एक खास अमाउंट ऑफ करंट ही हमेशा फ्लो करता रहेगा, ना वो बढ़ता है ना ही कम होता रहता है, एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता रहता है।
उसका कुछ इस किस्म का ग्राफ होता है, यानी कि उसकी जो वैल्यू होती है, मान लो कि ये जो वैल्यू है वाई एक्सिस के अंदर ये 5 वोल्ट को रिप्रेजेंट कर रही है, तो आप देखो ये लाइन ना ऊपर जा रही है ना नीचे आ रही है, मतलब लगातार सेम अमाउंट ऑफ करंट या सेम अमाउंट ऑफ वोल्टेज जाहिर हो रहा है। जैसे आप सोलर की मिसाल ले लो, सोलर अगर आपने नॉर्मल वाला लगाया हुआ है ना, हल्का वाला सोलर, तो वो 12 वोल्ट बनाता है, तो वो हमेशा 12 वोल्ट ही प्रोवाइड करेगा। या आपने अगर बड़ी वाली सोलर पैनल लगाया हुआ है 585 वाट वाला, तो आप देखेंगे वो 24 वोल्ट बनाता है हमेशा, ना ऊपर ना नीचे। तो ये जो वैल्यू होती है जो हमेशा एक ही डायरेक्शन के अंदर रहती है और सेम रहती है, दिस इज़ नोन एज डीसी, मतलब कि डायरेक्ट करंट। और जो दूसरा करंट होता है उसे कहते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट, और इसके नाम से जाहिर है ऑल्टरनेटिंग, ठीक है, जो बार बार तब्दील होता रहे। इस करंट की ख़ास बात यह है कि अपनी डायरेक्शन को ऑल्टरनेट करता रहता है पीरियोडिकली, यानी एक ख़ास टाइम के बाद अपनी जो डायरेक्शन है उसको बदलता रहता है। अगर ए से बी की तरफ जा रहा है तो फिर बी से ए जाएगा, ए से बी, बी से ए, एक ख़ास टाइम के बाद अपनी डायरेक्शन को बार बार चेंज करता रहता है, ऑल्टरनेट करता रहता है। ऐसे करंट को ऑल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। और वो ऑल्टरनेटिंग करंट बैटरी से नहीं आता, बल्कि वो हमारे घरों में जो सॉकेट लगे हुए होते हैं, जहाँ पर हम कनेक्शन देते हैं, वहाँ से आ रहा होता है। तो अगर इसको जूम करके देखोगे तो आप देखो ये करंट कभी इधर जा रहा है, कभी इस तरफ जा रहा है, कभी इस तरफ जाएगा, फिर डायरेक्शन को चेंज करेगा, फिर डायरेक्शन को चेंज करेगा। तो लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट मूव करता रहता है ये करंट। और तभी क्योंकि अपनी डायरेक्शन को लगातार ऑल्टरनेट करता रहता है, तो इसे हम कहते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट। ओके, और ये कुछ ऐसा नज़र आता है, पहले पॉजिटिव की तरफ जाता है, फिर नेगेटिव की तरफ जाता है, फिर पॉजिटिव की तरफ, नेगेटिव की तरफ, और इसकी वैल्यू कम ज़्यादा होती रहती है, सेम नहीं रहती। मतलब जैसे हमारे घरों में जो 220 वोल्ट आता है वो वेरी करता रहता है, बदलता रहता है, अपनी डायरेक्शन को लगातार चेंज भी करता है और वैल्यू को भी चेंज करता रहता है। तो पहली बात, जो अपनी डायरेक्शन को ऑल्टरनेट करेगा ऑल्टरनेटिंग करंट है, जो एक ही डायरेक्शन में फ़्लो करेगा वो डायरेक्ट करंट है। ऑल्टरनेटिंग करंट हमें मिलता है पावर स्टेशन से, जो के इलेक्ट्रिक हमें सप्लाई कर रही है, वापडा सप्लाई कर रही है, और उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ है। 50 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी का मतलब ये जो करंट होता है इसके 1 सेकंड के अंदर इतनी साइकिल्स बनती हैं। साइकिल्स बनने का मतलब वो अपनी डायरेक्शन को इतनी मर्तबा ऑल्टरनेट करता है बारी बारी। अगर आपके जहन में आ रहा है कि यार अगर आप सर कह रहे हैं कि ये तो डायरेक्शन बदलता है घरों में आने वाला करंट, तो हमें कभी महसूस क्यों नहीं होता, और अगर वैल्यू कम ज़्यादा होती है तो बल्ब ऑन ऑफ क्यों नहीं होता, तो बच्चों ये काम बहुत तेज़ी से होता है, इंस्टेंट में होता है। 50 हर्ट्ज़ का मतलब 1 सेकंड में ऑल्टरनेट करंट की 50 वेव्स बनती हैं, यानी समझ लो 100 मरतबा उसकी वैल्यू बदलती है। तो हमें कैसे पता चलेगा? स्लोमो कैमरे से देखोगे तो शायद फिर भी नज़र आ जाए। अच्छा, और जो डायरेक्ट करंट है वो हमें बैटरी के थ्रू मिलता है, सोलर के थ्रू मिलता है, और जो वैसे आ रहा होता है के इलेक्ट्रिक का, वो ऑल्टरनेटिंग करंट होता है। ऑल्टरनेटिंग करंट लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रैवल करता है, लेकिन डायरेक्ट करंट लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रैवल नहीं करता। तभी आप देखें जो गवर्नमेंट है वो कोई सोलर पैनल लगा के बिजली नहीं बना सकती, क्योंकि वो उसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकती दूर। तो आम तौर पे ये जो सोलर पैनल या बैटरी का काम वगैरह होता है वो एक ही घर के अंदर होता है, कि एक ही घर के अंदर फ्लो करेगा, उसको हम एक गली से दूसरी गली में भी नहीं भेज सकते, बहुत ज़्यादा पावर लॉसेस होते हैं। लेकिन जो ऑल्टरनेट करंट होता है, जो कि इलेक्ट्रिक वापडा हमें प्रोवाइड करती है, वो लॉन्ग डिस्टेंस तक भी ट्रैवल कर सकता है। दैट्स वाई हम ऑल्टरनेट करंट ही ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और ये बात मैंने आपको बता दी है, और थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, वो ये कि ये वाला जो है वो एक्चुअली ऑल्टरनेट करंट है, और ये जो है वो डायरेक्ट करंट है। ये आपने जहन में रखना है। मैंने आपको फिगर पहले दिखा दी थी, और जब आप इसका स्क्रीनशॉट लो या नोट्स बनाओ तो इस बात को जहन में रखना है। ठीक हो गया बच्चों? तो ये था आज का हमारा लेक्चर अबाउट इलेक्ट्रिक करंट। जितना इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हमने जानना था वो आज की वीडियो में बताया। फिर भी अगर आपको कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, इंशाल्लाह उसको रिप्लाई करेंगे। दैट्स ऑल। अल्लाह हाफिज़।